क्योंकि यहाँ एक एक कदम पर छुपा है साजिश का जाल और हर कदम पर दांव पर लगी है सरू की जिंदगी। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब हवेली के अंदर माहौल बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन असलियत में वहां पर छुपा हुआ था एक गहरा खेल। सरू जो मासूम और भोली लड़की थी, उसे पता ही नहीं था कि उसकी जिंदगी पर कैसी कैसी नजरें लगी हुई हैं। कामिनी और अनिका जैसे लोग सिर्फ मौके की तलाश में थे कि कब उसे अपने जाल में फंसाएं और उससे कोई बड़ा राज निकलवा ले। और वही मौका उन्हें मिल गया जब नशे से भरे लड्डू सरू के सामने रखे गए। बेचारी सरू ने बिना शक किए वो लड्डू खा लिए और कुछ ही देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा लाल होने लगा, आंखें भारी हो गईं और कदम लड़खड़ाने लगे। अब वह होश खो बैठी थी और पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगी। उसकी यह हालत देखकर सबसे ज्यादा बेचैन हो गया वेद। वेद ने तुरंत सरू को संभाला और उसे कमरे में ले गया। उसका दिल बार बार धड़क रहा था कि आखिर सरू के साथ ऐसा हुआ कैसे। जैसे ही वेद ने सरू को बिस्तर पर लिटाया, अनिका ने चालाकी से कहा, तुम जाकर डॉक्टर को बुला लाओ, मैं सरू का ख्याल रख लूंगी। वेद, जिसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, वो मान गया और बाहर निकल पड़ा। जाते जाते उसने चंद्रकांत को भी बता दिया कि सर, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं, आप जरा सरू पर नजर रख लीजिए, वहां अनिका मौजूद है। यही बात सुनकर चंद्रकांत के होश उड़ गए। उसके मन में डर घर कर गया कि कहीं सरू इस नशे की हालत में कुछ ऐसा सच न उगल दे जो बरसों से दबा हुआ है। अगर अनिका को यह बात पता चल गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वह घबराकर तेजी से कमरे की ओर दौड़ा। कमरे का दृश्य बिल्कुल अलग था। वहां सरू बिस्तर पर पड़ी बड़बड़ा रही थी और उसके चारों तरफ खड़ी थी अनिका, कामिनी और उर्मिला। तीनों अपनी अपनी चालाकियों से उससे कुछ राज निकलवाने की कोशिश कर रही थीं। उनकी आंखों में चालाकी थी और चेहरे पर झूठी चिंता का मुखौटा। कामिनी बार बार उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। अनिका उसके पास झुककर धीरे धीरे सवाल कर रही थी और उर्मिला हर जवाब को पकड़ने की ताक में थी। लेकिन तभी दरवाजा अचानक खुला और चंद्रकांत वहां पहुंच गया। उसकी आवाज गूंज उठी, बस अब और नहीं। उसकी गहरी और कड़क आवाज ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया। तीनों औरतें सकपका गईं। चंद्रकांत ने गुस्से से कहा, सरू अभी होश में नहीं है और तुम लोग इस हालत में उससे सवाल कर रही हो? क्या इंसानियत नाम की भी कोई चीज बची है या नहीं? बिना समय गंवाए चंद्रकांत ने सरू को अपनी बाहों में उठाया और वहां से बाहर निकल गया। अनिका, कामिनी और उर्मिला की पूरी साजिश धरी की धरी रह गई। वे एक दूसरे को देखती रह गईं कि उनका इतना बड़ा प्लान इतनी आसानी से कैसे फेल हो गया। सरू अब भी नशे की हालत में थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। चंद्रकांत के दिल में यह सुकून जरूर था कि उसकी बेटी किसी तरह से बच गई, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी, क्योंकि उसे पता था कि यह चाल यहीं खत्म नहीं होगी। यह तो बस शुरुआत थी। उधर बाहर डॉक्टर का इंतजार करते हुए वेद बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि सरू सुरक्षित है और चंद्रकांत उसे कमरे से बाहर ले गया है, उसने राहत की सांस ली। लेकिन उसका मन यह सोचकर परेशान था कि आखिर सरू ने वो लड्डू क्यों खा लिए और उन्हें किसने दिया। जब सच धीरे धीरे सामने आया कि वही लड्डू उस वेटर के हाथों से आए थे जिन पर अनिका का इशारा था, तो वेद के दिल में गुस्से की आग जल उठी। अब वेद ने ठान लिया था कि चाहे जो हो, वह उस वेटर से सच्चाई जरूर निकलवाएगा और वहीं से शुरू होगी उस बड़े राज की तलाश जिसने सरू की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। दोस्तों, कहानी का यह हिस्सा तो बस शुरुआत है। आगे आप देखेंगे कि वेद की इस खोज से निकलकर कैसे परत दर परत साजिशों का खुलासा होगा और किस तरह से अनिका और कामिनी की चालें खुद उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। आप भी सोचिए, क्या कर दिया? और गहरी सांस लेते हुए सरू के माथे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। वह जानता था कि उसकी बेटी अनजाने में एक ऐसे तूफान में फंस गई है जिसका अंदाजा उसे भी अभी पूरी तरह नहीं है।
सरू बड़बड़ाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके शब्द अधूरे थे। चंद्रकांत का दिल दहल उठा। उसने तुरंत उसे पानी पिलाया और पास बैठ गया। उधर बाहर अनिका और कामिनी गुस्से से तमतमाई हुई थी। उनकी पूरी प्लानिंग ध्वस्त हो गई थी। कामिनी ने गुस्से से कहा, यह बूढ़ा हर बार हमारी चालें नाकाम कर देता है। अगर सरू बोल देती तो हमारे हाथ कितनी बड़ी जानकारी लगती। अनिका ने आंखें सिकोड़कर जवाब दिया, घबराओ मत, हर खेल में एक चाल ही काफी नहीं होती। अब हमें दूसरी चाल चलनी होगी और इस बार चंद्रकांत भी हमें रोक नहीं पाएगा। उसी समय वेद वहां पहुंचा। उसने देखा कि दोनों आपस में धीमी आवाज में बातें कर रही थी। उसके मन में शक और गहरा हो गया, लेकिन उसने चुप रहकर सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर आ गए हैं। डॉक्टर तुरंत सरू का हाल देखने अंदर गए। चंद्रकांत ने डॉक्टर को सारी स्थिति समझाई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, सरू को कुछ नशीली चीज खिलाई गई है, लेकिन चिंता मत कीजिए, यह असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। उसे आराम की जरूरत है। यह सुनकर चंद्रकांत ने राहत की सांस ली। उसने डॉक्टर को धन्यवाद कहा और सरू को धीरे धीरे सुला दिया, मगर उसकी आंखों में अब भी चिंता थी। वेद चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। जब सब बाहर निकले तो उसने सीधा वेटर को ढूंढा और उसे पकड़कर कड़े स्वर में पूछा, बताओ ये लड्डू किसने दिए थे? वेटर पहले तो घबरा गया, पसीने पसीने हो गया, लेकिन जब वेद ने गुस्से में उसका हाथ मरोड़ा तो वेटर डर के मारे कांपने लगा। उसने डरते हुए कहा, मुझे अनिका मैडम ने कहा था कि ये लड्डू सरू मैडम तक पहुंचा दूं। यह सुनकर वेद की आंखों में आग भर गई। उसका गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानता था कि अभी अगर वह कोई बड़ा कदम उठाता है तो सच्चाई सबके सामने नहीं आ पाएगी। उसने तय किया कि वह सही समय का इंतजार करेगा और तभी अनिका की चालों का पर्दाफाश करेगा। रात का सन्नाटा पूरे महल में फैल गया था। हवेली के हर कोने में सिर्फ सरू की हालत और उस पर हुई साजिश की चर्चा थी। उधर कामिनी और अनिका अपनी अगली चाल की योजना बना रही थी। अनिका ने धीरे से कहा, अगर सरू ठीक हो भी गई तो भी हमें उससे सच निकलवाना होगा। इस बार हमें और चालाकी दिखानी होगी। कामिनी ने सहमति जताई और दोनों की आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। सुबह होते ही हवेली में माहौल थोड़ा सामान्य दिखने लगा, लेकिन चंद्रकांत और वेद के चेहरे पर अब भी चिंता साफ झलक रही थी। सरू धीरे धीरे होश में आ गई थी। उसने आंखें खोली और पहली बार साफ साफ बोली, पापा। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें प्यार भरा हुआ था। चंद्रकांत तुरंत उसके पास बैठ गया और कहा, बेटी घबराओ मत, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। सरू ने कुछ याद करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में धुंधलापन था। वेद वहीं खड़ा था और सरू को निहार रहा था। उसकी आंखों में चिंता भी थी और प्यार भी। सरू ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वह वेद का आभार जता रही हो कि उसने उसका ख्याल रखा। लेकिन इसी बीच अनिका कमरे में दाखिल हुई, चेहरे पर नकली चिंता और हाथ में दवा की शीशी। उसने मीठे स्वर में कहा, सरू ये दवा डॉक्टर ने दी है, इसे खा लेना, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। चंद्रकांत ने तुरंत बीच में आकर दवा ले ली और कहा, धन्यवाद अनिका, लेकिन मेरी बेटी का ख्याल मैं खुद रख सकता हूं। अनिका के चेहरे का रंग पल भर के लिए उड़ गया, मगर उसने नकली मुस्कान बनाए रखी और वहां से निकल गई। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर वेद और चंद्रकांत दोनों समझ गए थे कि अनिका की चालें अब और खतरनाक होने वाली हैं। वेद ने मन ही मन कसम खाई कि वह हर हाल में सरू को इन साजिशों से बचाएगा। दिन बीतते गए, लेकिन हवेली के भीतर का तनाव और रहस्य और गहराता गया। हवेली के भीतर अब एक अजीब सा माहौल बन चुका था। सरू की आंखों ने सच्चाई की झलक देख ली थी, लेकिन वह पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही थी। उसके दिल में सवालों का तूफान था। आखिर क्यों उसे बार बार फंसाने की कोशिश हो रही है, और क्यों अनिका और कामिनी उसकी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली है। चंद्रकांत हर वक्त उसकी ढाल बनकर खड़ा था,
लेकिन उसे भी समझ आ चुका था कि नहीं पहुंचा जाएगा तब तक खतरा टलने वाला नहीं है। वेद अब और ज्यादा सतर्क हो चुका था। वह हर कदम पर नजर रख रहा था। उसकी निगाहें हर उस इंसान को तलाश रही थीं जो अनिका और कामिनी के इशारे पर काम कर रहा था। तभी एक दिन वेद ने एक बड़ा राज पकड़ लिया। उसने हवेली के पास ही छिपे हुए कमरे में देखा कि अनिका और कामिनी किसी अजनबी शख्स से मिल रही थी। उस शख्स के हाथ में कुछ पुरानी फाइलें और दस्तावेज थे। वेद ने छुपकर उनकी बातें सुनी। अनिका धीरे धीरे कह रही थी, अगर ये कागज हमारे हाथ लग गए तो सरू का राज हमेशा के लिए हमारे काबू में होगा। फिर चाहे चंद्रकांत कितना भी कोशिश कर ले, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। कामिनी ने हंसते हुए कहा, और जब वो सच बाहर आएगा तब हवेली की दीवारें तक हिल जाएंगी। ये सुनकर वेद का दिल दहल गया। उसने तुरंत तय किया कि अब वो इस खेल को खत्म करके रहेगा। उसने सरू और चंद्रकांत को सब कुछ बता दिया। सरू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, पापा, क्या वाकई मेरी जिंदगी से जुड़ा कोई ऐसा राज है जिसे ये सब उजागर करना चाहते हैं? चंद्रकांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बेटी, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। वक्त आ गया है कि तुम्हें सब बताया जाए। फिर चंद्रकांत ने धीरे धीरे सारा राज खोला। उसने बताया कि सालों पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। सरू असल में उसकी सगी बेटी नहीं थी, बल्कि उसकी जिम्मेदारी थी। एक करीबी दोस्त की बेटी जिसे उसने अपनी बेटी की तरह पाला था। इस सच्चाई को उसने कभी सामने नहीं आने दिया, क्योंकि उसे डर था कि समाज और हवेली के लोग उसे ताना देंगे। सरू की आंखें भर आईं, लेकिन उसने पापा का हाथ पकड़कर कहा, आपने मुझे जिस प्यार से पाला है वो ही मेरी असली पहचान है। चाहे खून का रिश्ता हो या न हो, मेरे लिए आप ही मेरे पिता है। चंद्रकांत की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह सच वही था जिसे अनिका और कामिनी हथियार बनाना चाहती थीं। उनका इरादा साफ था कि इस रहस्य का इस्तेमाल करके हवेली में सरू की इज्जत मिट्टी में मिला दी जाए। अब खेल अपने चरम पर था। एक बड़े समारोह का आयोजन होने वाला था हवेली में। वहां पूरे परिवार और समाज के लोग मौजूद थे। अनिका और कामिनी ने यही मौका चुना। जैसे ही सब लोग इकट्ठा हुए, अनिका ने ऊंची आवाज में कहा, आज हम सब के सामने एक सच रखने जा रहे हैं जो इस हवेली की नींव हिला देगा। और उसने वो दस्तावेज सबके सामने लहराए। पूरा हॉल सन्न रह गया। सबकी निगाहें सरू पर टिक गईं। कामिनी ने हंसते हुए कहा, ये लड़की इस हवेली की बेटी नहीं है, ये तो बस यहां पली है। असल में इसका खून का रिश्ता इस परिवार से नहीं। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। सरू का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन तभी आगे बढ़ा वेद। उसने जोरदार आवाज में कहा, बस करो अनिका, तुम्हारी साजिश अब और नहीं चलेगी। वेद ने पूरे सबूत सबके सामने रखे। वो रिकॉर्डिंग जिसमें वेटर ने अनिका का नाम लिया था, वो गुप्त बातें जो उसने छुपकर सुनी थी। और तभी अंदर आया वही अजनबी शख्स जिसे अनिका और कामिनी मिला करती थीं। वेद ने उसे भी सबके सामने ला खड़ा किया। दबाव में आकर उसने सच कबूल किया कि कैसे अनिका और कामिनी ने उसे लालच देकर ये फाइलें चुराने को कहा था और कैसे पूरी साजिश रची गई थी। पूरा हॉल दंग रह गया। सबके सामने अनिका और कामिनी की असलियत खुल चुकी थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनकी सारी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी थीं। सरू वहीं खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन इस बार उसके आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि जीत के थे। वेद उसके पास आया और बोला, सच चाहे जैसा भी हो, मेरे लिए तुम वही हो जो हमेशा से रही हो, पवित्र, सच्ची और मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा। चंद्रकांत ने सबके सामने कहा, आज मैं गर्व से कहता हूं कि सरू मेरी बेटी है। खून से नहीं तो दिल से है, और मेरे लिए यही सबसे बड़ा रिश्ता है। सारे लोग भावुक हो गए।
सरू ने पापा और वेद को गले लगा लिया। हवेली में उस दिन पहली बार साजिशों की जगह प्यार और अपनापन भर गया। अनिका और कामिनी के लिए यह हार असहनीय थी। सबने उनका बहिष्कार कर दिया। हवेली से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां सरू ने न सिर्फ अपनी पहचान पाई बल्कि वह और मजबूत हो गई। वेद और चंद्रकांत उसके साथ थे और हवेली ने पहली बार यह सीखा कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। जैसी मासूम और बेफिक्र नहीं थी, उसके दिल में एक डर घर कर गया था। उसे लगने लगा था कि कोई लगातार उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक दिन रात को जब सब सो चुके थे, सरू को अचानक आवाजें सुनाई दी। वह धीरे से उठकर खिड़की की ओर बढ़ी। बाहर आंगन में कामिनी और अनिका किसी गहरी बातचीत में लगी हुई थी। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन सरू को इतना जरूर सुनाई दिया, हमें जल्दी से जल्दी सरू से वो राज निकलवाना है, वरना हमारा सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। सरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने समझ लिया कि कुछ बड़ा खेल उसके खिलाफ चल रहा है, लेकिन वह चुप रही। उसने तय किया कि वह भी अब सच्चाई जानने के लिए अपनी चाल चलेगी। उधर वेद ने अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी थी। उसने वेकर पर नजर रखी और यह जानने की कोशिश की कि अनिका ने और किसे अपने साथ मिलाया है। उसकी खोज उसे एक और रहस्य तक ले गई। उसे पता चला कि हवेली के बाहर किसी से गुप्त मुलाकातें की जा रही है, की कोशिश कर रहा है। एक दिन रात को जब सब सो चुके थे, सरू को अचानक आवाजें सुनाई दी। वह धीरे से उठकर खिड़की की ओर बढ़ी। बाहर आंगन में कामिनी और अनिका किसी गहरी बातचीत में लगी हुई थीं। उधर वेद ने अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी थी। उसने वेटर पर नजर रखी और यह जानने की कोशिश की कि